हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स पर मैं स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। जैसा कि हम सब अभी तक सीटेट जुलाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सब जानते भी हो कि हर सेक्शन वहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन का ही होता है। उसमें से आपका हिंदी भी होता है जो 30 क्वेश्चंस के होंगे, 30 मार्क्स का होगा। बट इसमें ये जो डिवीज़न होता है ना, इसमें होता क्या है कि आपके 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से होते हैं, मतलब पैसेज से होते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वे पेडागोजी के होते हैं। पेडागोजी सेक्शन अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आगे भी करेंगे। बट आज हम लोग ना थोड़ा सा पैसेज को समझ लेते हैं कि पैसेज को कैसे करना है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसेज को करने में मुश्किल होती है। कई बार वो रीडिंग उनसे मिस हो जाती है, पैसेज को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर पैसेज को किया तो बट वहाँ पे 100% श्योर नहीं हो पाते, मतलब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो देखिए बच्चा, गलत नहीं होंगे अगर आप पैसेज को ठीक से पढ़ेंगे, जानेंगे। आज इसी पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका थोड़ा सा काम है मेरी तरफ से और एफर्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हम लोग पेडागोजी को आज नहीं करेंगे, आज हम लोग देखेंगे पैसेज को। पैसेज को करने से पहले पैसेज की चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो बच्चे जान लें कि ये आपका एक प्रीवियस सेट है सेकंड पेपर का, और जो फर्स्ट पेपर दे रहे हूँ बिल्कुल मत परेशान होइएगा। यहाँ पर लैंग्वेज में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कोई ख़ास मैटर नहीं करता है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे बतानी वो ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी करी है तो लैंग्वेज फर्स्ट के हिसाब से मैंने इसका चुनाव किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाता है क्लास को। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है बच्चों, वो ये है कि पैसेज को करने से पहले पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस को एक बार सर्च इंजन से जरूर देख लें। इसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पैसेज को किए जाने का एक बेहतरीन ढंग ये है कि जो भी उसके क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 91 से 99 तक इसमें क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने ना, उनको एक बार सर्च इंजन से देख लेंगे तो होगा क्या कि पैसेज में जब उनसे रिलेटेड कोई बात आएगी ना, तो उसको हम क्या कर सकेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलेगा, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से बताना है, श्वास ऑक्सीजन शब्द के वातावरण का विग्रह और समास बताना है, पौधों पौधों का जीवन। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पैसेज को। देखो, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब इसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। दैट मीन्स बिगड़ जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती हैं। विनिमय समझते हो, एक्सचेंज करती हैं, मतलब कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेती हैं तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। बट क्या है कि वनस्पतियां जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ती हैं बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लेने के या छोड़ने के। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होते हैं। चलिए
क्वेश्चन को शुरू करते हैं और करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होता है हमको कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब हम अपने तर्क के आधार पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। जितनी सूचना या जो डेटा आपके पैसेज में दिया गया है बस उतनी ही बात करेंगे। मतलब क्वेश्चंस का जो जवाब होगा हम उसी से रिलेटेड देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलेगा? सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और ये देखिएगा कि जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, तब ऐसा होगा। वातावरण का विग्रह बताना है और समास बताना है। विग्रह आप समझते हो कि वो कैसे टूटेगा और कैसे वो सम्मिलित होता है, जुड़ता है। समास तो आपको पता ही है। तो देखिए, वात बोलते हैं हवा को और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आप जानते हो कि वातावरण क्या होता है? वातावरण वह स्थान है जिसको हवा ने चारों तरफ से घेर रखा है। मतलब वात का आवरण मतलब हवा का घेरा क्या कहलाएगा? वातावरण। कौन सा समास जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाता है। वेट, ये थोड़ा सा छिप गया है। अभी उत्तर कौन सा बन जाएगा? 2 नंबर। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 94, जो पैसेज से रिलेटेड तो है बट आपको ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं। तो हर बार आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। तो आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं वे जान लो। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिनका हिंदी में हुबहू प्रयोग किया जा रहा है। श्वास को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये संस्कृत का ही शब्द है, बट तद्भव क्या होता है? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। जैसे दुग्ध को दूध कहने लगे हम और दधि को दही कहने लगे हम। ठीक है, आप समझते हो ना? हम लोग पत्ता कहते हैं जबकि पत्र तत्सम शब्द होता है और तद्भव क्या है? पत्ता है। हमने चीज़ों को बिगाड़ा, बिगड़ गए वो बोलने में, वे कहलाते हैं तद्भव। तो देखिए, ऑक्सीजन कोई बिगड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ना बनेगा। 2 नंबर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि श्वास तद्भव है नहीं। देशज वे शब्द होते हैं जो जिनका कोई सोर्स नहीं होता है, मतलब वो कहाँ से पैदा हुए हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बोल दिए गए थे। कहीं ना कहीं इन शब्दों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब जानना चाहते हो, जैसे देशज शब्द में आपका लुटिया आता है, लोटा आता है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं। क्या करना देशज को फिलहाल आप जानते ही हो। आगत और आगत शब्द क्या होते हैं? देखो, देशज हो गए देशी जो अपने घर के थे। आगत का मतलब हो गया कुछ ऐसे शब्द थे जो विदेशी हैं और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब किसी और देश के हैं। तो देखिएगा, उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि श्वास आपका तत्सम है और आगत ऑक्सीजन हो गया क्योंकि वो एक इंग्लिश वर्ड हो गया। 95 नंबर देखेंगे हम लोग। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? तो देखिए, लंबे समय तक, एक काम कर लो, ये लंबे समय तक पैसेज में कहाँ प्रयोग किया गया है? ये देखो मिला। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कैसा रहे? समान रहे, एक जैसा रहे। मतलब ये लंबे समय तक
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता को बता रहा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके विशेषण हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो जाते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। आते हैं 96 नंबर को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। गद्यांश किसके संबंध में जोर दे रहा है या केंद्रीय विषय उसका क्या है, तो उसका केंद्रीय विषय था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है, उसके बैलेंस रखने या करने पर वो ध्यान दे रहे थे। विनिमय का अर्थ मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक्सचेंज मतलब लेना देना क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाता है ना। मतलब समझते हो ना, जैसे किसी दोस्त को मैंने कुछ दिया तो बदले में उसने भी मुझे कुछ दिया, तो ये आपका लेना देना होगा। ठीक है, 98 में आएंगे। हम सांस के साथ क्या करते हैं, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये बात तो हम जानते ही हैं। 99 नंबर में क्या था, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है, बिल्कुल मानव की तरह ही होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पैसेज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दूसरा पैसेज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, काव्यांश बहुत प्यारा लिखा हुआ है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं, कविता की पंक्तियां हैं। ठीक है, और वो उनकी कविता का जो टाइटल था वो था भिक्षुक। भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं। देखिए कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है कि वह आता, किसके संबंध में बात कर रहे हैं, भिक्षुक के। जो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर भिखारी हमसे जो कुछ कहता है, मांगता है, तो उसके पक्ष से ये बात वो कह रहे हैं कि वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पक्षताता पथ पर आता। क्या है ना कि बड़ा विनम्र भाव होता है जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, और उसके बाद जब मांगने पर हमें वापस नहीं मिलता तो वापस हम पछताते हुए क्या होते हैं, अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इतनी तेज की भूख लगी है, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया क्या होती, लाठी छड़ी। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये भिक्षुक का दृष्टिकोण कैसा होता है, या भिक्षुक के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके संबंध में उन्होंने ये बात कही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 को, जो काव्य से रिलेटेड है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका मतलब है बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ भी भोजन ना करना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सिकुड़ कर बैठना, झुक कर चलना, भीख मारने का नाटक करना, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसेज बहुत पंक्तियां जो हैं बहुत ही विशुद्ध रूप में लिखी हुई हैं। ठीक है, 101 को देखेंगे। कलेजे के दो टूक करना मतलब मन को भारी कष्ट पहुंचाना। देखिए विनम्र होना इतना आसान तो नहीं होता, और खासकर विनम्रता के भाव से किसी से आशा रख के कुछ कहना या मांगना, और अगर वो ना मिले तो फिर उसके ऊपर पश्चाताप करना और चिंतन करना, ये मन को पीड़ा पहुंचाने के समान ही होता है। और ये स्थिति किसकी है, एक भिखारी की है, भिक्षुक की है। 102 में देखेंगे, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाते हैं, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहते हैं। ठीक है, या झोली में कुछ छिपाना चाहता है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, जी नहीं, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ भोजन करा दीजिए। 103, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु क्या है, तो 103 का उत्तर बन जाएगा आपका सेकंड, अनुनासिक। देखिए बेटा, ये जो जैसे आप समझते हो ना
ये जो बिंदु लगता है ना, ये मात्रा कहलाती है आपकी अनुस्वार, लेकिन ये जो हाफ चांद करके यहाँ पे बिंदी लगती है ये कहलाता है आपका अनुनासिक। और देखिए दोनों के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप दोनों में अंतर नहीं जानते हो तो अनुस्वार और अनुनासिक को कंफ्यूजन की स्थिति में आप गलत कर दोगे। मुंह शब्द में जो ये चांद वाली बिंदी लगी है ना, इस वजह से इसे अनुनासिक कहेंगे। चंद्रबिंदु क्या है, अनुनासिक है। और अगर सिर्फ बिंदु होती इसकी तरह तो क्या हो जाती, फिर तो अनुस्वार हो जाता। चलिए, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है, तो काव्यांश में श्रृंगार की कोई बात नहीं करी, हास्य जैसा कोई विषय था नहीं, वीरता का कहीं प्रदर्शन था नहीं। उत्तर सही होगा करुणा, जिसे दया कहते हैं, काइंडनेस बुलाते हैं। ठीक है, सो पैसेज के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर आते हैं आपके, वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक चीज़ और, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस सीडीपी को डिस्कस करने वाले हैं और अब हम लोग हिंदी में पैसेज के साथ साथ पेडागोजी भी करेंगे। ठीक है, पैसेज की क्लास भी हम लोग करेंगे ताकि 15 नंबर यहाँ से भी मिस ना हो। और अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ाई करी, सारे लेक्चर्स को कम्प्लीटली आपने देखा, तो मेरा वादा है कि आप 30 आउट ऑफ 30 करोगे हिंदी में भी। ठीक है, मैं 2 विषयों में आपके साथ पूरी गारंटी ले लूँगा, सीडीपी और हिंदी में आपके नंबर 60 के आसपास ही होंगे। बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे जब। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।